जी ख़वातीन और हज़रात, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ही गुफ्तगू में आपके ये जो 3-4 सवाल हैं इनका इकट्ठा ही जवाब दे दूँ। जो सवालात आपके हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल का अपने कलाम के ज़रिए बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए पैगाम बेदारी क्या था, अलहदा मुस्लिम रियासत की के हसूल की जो तहरीक थी, तहरीक पाकिस्तान, उसमें खुतबा इलाहाबाद और हज़रत अल्लामा इकबाल का क्या किरदार था, और तीसरी चीज़ के हज़रत अल्लामा इकबाल की जमहूरियत के बारे में क्या व्यूज़ थे। अब मुझे क्योंकि ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस होता है कि आजकल के जो इकबाल शनास जो लोग अपने आप को कहते हैं, उनको इन सारी महरिकात का कुछ इल्म नहीं है। वो सतही तौर पे और हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम का लफ्ज़ी तर्जुमा करके उस पर अपनी मर्ज़ी के मफ़हूम जो हैं वो फिट कर देते हैं। वो उन अशार की गहराई और तारीख़ी तनाजुर को नहीं समझते। जब तक आप हज़रत अल्लामा इकबाल के जो कलाम है उसके तारीख़ी तनाजुर को और उसके गहरे मतलब को नहीं समझ सकें, तब तक आपको ना ही हज़रत अल्लामा इकबाल की अज़मत का अंदाज़ा हो सकता है, ना ही उनके तहरीक पाकिस्तान या अलहदा मुस्लिम रियासत के हसूल के लिए जो तहरीक थी उसके अंदर जो उनका किरदार था, ना ही आपको उसका अंदाज़ा हो सकता है। तो मैं अब इस गुफ्तगू का इब्तिदा तो दो कौमी नज़रिए से ही करूँगा, क्योंकि पहली चीज़ जो बुनियाद बनी वो बर सग़ीर में अलहदा मुस्लिम रियासत के हसूल के लिए वो दो कौमी नज़रिया थी। और दो कौमी नज़रिया मेरा ख़्याल है आप सबको मालूम होगा कि क्या है, पर मैं उसकी फिर भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ। और मेरे नज़दीक तो दो कौमी नज़रिया दरअसल मुस्लिम कौमियत का ही एक और नाम है कि बर सग़ीर में जो मुसलमान बसते हैं वो एक अलहदा कौम है और जो गैर मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं वो एक अलहदा कौम है। इसको कोई समझना, मुस्लिम कौमियत के जज्बे को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान मजीद के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक मुसलमान एक मुनफरिद और अलहदा कौम है, क्योंकि दीन इस्लाम ना ही सिर्फ़ एक मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब मुस्लिम कौमियत की इब्तिदा तो उस दिन से ही हो गई जब दीन इस्लाम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ और पहले सहाबाए कराम मुसलमान हुए। पर पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में रखी, रियासत मदीना की सूरत में। उसके बाद दीन इस्लाम भी दुनिया भर में फैलता चला गया और मुस्लिम रियासत या मुसलमानों की हुकूमत भी फैली। जब मुसलमान बर सग़ीर आए 711 या 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहली मुस्लिम हुकूमत कायम की। मुसलमानों के आने से पहले जो भी अक़वाम बर सग़ीर आके बसी, चाहे वो हमलावर के तौर पे आई हों, चाहे वो इक़्तिसादी वजूहात की वजह से आई हों, चाहे वो किसी भी और वजह से आई हों, वो सब बुनियादी तौर पे बर सग़ीर के जो हिंदू मज़हब था उसमें जज्ब हो गई और हिंदू मज़हब का एक हिस्सा बन गई या एक फ़िरका बन गई। दीन इस्लाम और मुसलमान वो कौम थे जो कि कभी भी हिंदू मज़हब के अंदर जज्ब नहीं हुए। उन्होंने अपनी शनाख्त और तशख़्ख़ुस अलहदा बरकरार रखा। वो हुक्मरान रहे बर सग़ीर के तकरीबन 1000 साल, पर हमेशा अक़लियत के तौर पे रहे। कुछ इलाके जो थे जहाँ पर पहली मुस्लिम हुकूमतें कायम हुई थीं, सिंध, बलूचिस्तान, सूबा सरहद जो अब KPK कहलाता है, और पंजाब, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत या मुकम्मल अक्सरियत हो गई, क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानी कायम हुई थी और मुख्तलिफ़ इलाकों, दीगर इलाकों से भी लोग मुसलमान यहाँ पर आके बसे, तो यहाँ पर एक मुसलमानों की वाज़े या मुकम्मल अक्सरियत हो गई। इसी तरह सूबा बंगाल में भी एक इलाके में या तकरीबन पूरे सूबे में, जो तब अंग्रेज़ के दौर में बना बाद में,
तो वहाँ पर भी मुसलमानों की एक अक्सरियत वाज़े और या मुकम्मल अक्सरियत कायम हो गई। बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने बतौर अक़लियत हुकूमत की, जिससे ये ज़ाहिर और वाज़े होता है कि यहाँ पर दीन इस्लाम या कहीं पर भी दीन इस्लाम कभी भी बज़ोर शमशीर नहीं फैला। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से या इस्लाम से मुतासर होकर ही दीन इस्लाम में शामिल हुए। पर क्योंकि मुसलमान हमेशा बरे सगीर में एक अलहदा और मुनफरिद कौम रहे, कभी हिंदुइज़्म में जज़ब नहीं हुए, इसलिए ये जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी थी वो दो कौमें कहलाई, दो कौमी नज़रिया कहलाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और बाकी बरे सगीर के बासी एक अलहदा कौम है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मेरे नज़दीक बहुत ही अहम है और जो कि वो असल फ्रेमवर्क है या चीज़ है जिसके अंदर मुस्लिम कौमियत की वजह से हमने अलहदा रियासत का मुतालबा किया, वो अंग्रेज़ की बरे सगीर को आज़ादी देने की हिकमत अमली थी। अब बरे सगीर में अंग्रेज़ की क्या हिकमत अमली थी या अंग्रेज़ का जो तारीख़ में किरदार था वो क्या था, उसको मुझे अफसोस है कि हम आज तकरीबन सारे के सारे को भूल चुके हैं। आपको मालूम होगा अंग्रेज़ की जो हुक्मरानी थी बरे सगीर पे, वो उसकी इब्तदा एक तिजारत के ज़रिए शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे तिजारती अपने अड्डे खोले और वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरे सगीर पे काबिज हो गए। अंग्रेज़ का जो दौर है हुकूमत का, उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक 1857 की जंग आज़ादी से पहले का दौर और एक 1857 की जंग आज़ादी से बाद का दौर। क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी अगरचे वो कामयाब ना हो सकी, बरे सगीर के जो लोग थे उनको अंग्रेज़ के हाथों शिकस्त हुई, पर एक बहुत बड़ी बरे सगीर में तब्दीली आई जो कि एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट थी बरे सगीर के मुस्तकबिल के लिए। और वो तब्दीली ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय बरे सगीर पे अंग्रेज़ पार्लिमान ने या सल्तनत बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरानी शुरू कर दी। मलका बरतानिया जो थी उसने 1 या 2 सालों के बाद मलका हिंद का लक़ब भी इख्तियार कर लिया। अंग्रेज़ ने अपने कानून के मुताबिक कानून और आइन की हुक्मरानी शुरू कर दी। उन्होंने एक आइन बना दिया बरे सगीर के लिए, उसका नाम उन्होंने रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गालिबन। तो 1858 की वो एक्ट बना के उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी बाज़ाब्ता तौर पे। अंग्रेज़ पार्लियामान के नीचे हम आ गए। अंग्रेज़ पार्लियामान ने बरे सगीर के लिए कानून साजी शुरू कर दी। ये अंग्रेज़ का जो दौर था, ये पहले जो कंपनी का दौर था वो तो लूट मार और कब्ज़ा था। जो दूसरा दौर अंग्रेज़ का था बाज़ाब्ता सल्तनत बरतानिया की हुक्मरानी का, उसमें अंग्रेज़ ने अपनी इक़दार, अपना निज़ाम, अपनी तहज़ीब, ये चीज़ें आप पर मुसल्लत या आपको मुंतकिल करनी शुरू कर दी। इब्तिदा में ही अंग्रेज़ ने ऐलान किया, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उन्होंने नाफिज की कि जी हम किसी के मज़हब में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। दो बड़े जो अहम उसके नुक्ते थे। पहला नुक्ता यह था कि हम किसी के मज़हब में मुदाखलत नहीं करेंगे और अपना मज़हब आप पे मुसल्लत नहीं करेंगे। और दूसरा जो नुक्ता था वो ये था कि हम हर किसी को यकसां मौक़े देंगे। यकसां मौक़े से मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि नौकरियों में, तालीमी इदारों में और अफवाज में हर किसी को मौका दिया जाएगा। पर इसका यहाँ पर अंग्रेज़ के मुताबिक अपना मतलब ये भी था कि हम इक़्तिदार में भी आपको शराकत देंगे। और ये जो सिलसिला था इक़्तिदार में शराकत का, उसको गोल मोल तरीके से उन्होंने 1858 से ही शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जो निज़ाम था वो पार्लिमानी निज़ाम था। वो उन्होंने यहाँ पर नाफिज करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट्स बना दी, सूबों की भी और वफाक की भी, जिनको वो काउंसिल कहते थे। इब्तदाई तौर पे काउंसिल्स में उन्होंने सिर्फ चुने हुए बरे सगीर के जो लोग थे, मेरा ख्याल है जो उस वक्त पहली जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या उनकी बनी बरे सगीर में अंग्रेज़ की, उसमें 8 बरे सगीर के जिनको वो वफादार शहरी समझते थे उनको चुन के मेंबर बनाया गया, पर उनको बोलने तक का हक नहीं था। खैर वक्त गुजरने के साथ साथ
अंग्रेज़ ने अपना निज़ाम और अपनी इक़दार, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर मुंतकिल करनी शुरू कर दी। तालीमी इदारों के ज़रिए अपना निज़ाम फैलाया, अपनी जो व्यूज़ थी या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उनके जो ज़ाविये थे वो लोगों तक पहुँचाए। यहाँ पर उन्होंने जो तरीक़ाकार शुरू किया उसको वो कहते थे कि हम रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट अल्टीमेटली आपको देना चाहते हैं, कि आप खुद अपने इलाकों पर हुक्मरानी करें। ये उनकी बुनियादी तौर पर स्कीम थी, जिसका ऐलान उन्होंने 1909 में किया। पर 1909 से पहले उन्होंने यहाँ पर आपको सियासी जमातें बनाने की इजाज़त दी। 1890 की दिहाई में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद एक अंग्रेज़ ने रखी। 1906 में गालिबन मुस्लिम लीग की बुनियाद यहाँ के मुस्लिम अकाबरीन ने रखी। इस तरह और भी मुख्तलिफ सियासी जमातें उस वक्त मज़हब की बुनियाद पे या किसी और चीज़ की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आई। ये निज़ाम अंग्रेज़ ने अपना एक तरह से यहाँ पर जो नफाज शुरू किया था, उसके तहत उन्होंने 1909 में एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ये गौर से ज़रा समझने की कोशिश करें। वो ये ऐलान था कि जी हमने आज से जमहूरियत के और जमहूरी इदारों के दरवाजे हिंदुस्तान के रिहायशियों के लिए खोल दिए। असेंबलियों में उन्होंने मेंबरशिप बढ़ा दी। लोकल ये जो बड़े सगीर के रहने वाले थे उनके लिए सीटों की मिकदार भी बढ़ा दी, अपनी जो काउंसिल्स या असेंबलियाँ थी, और उनको बोलने का हक भी दे दिया। 1909 में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जमहूरियत आपको तोहफे के तौर पे दे रहे हैं। इसको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स कहते हैं। आप जो भी चाहे इसको गूगल में सर्च करके देख सकता है, इसमें कोई मसला या मुश्किल बात नहीं है, तो वो आप देख लें। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के तहत उन्होंने जमहूरियत मुतारिफ कराई बड़े सगीर में। 1917 में उन्होंने एक और बहुत अहम और बड़ा ऐलान किया। वो ये था कि हमारा बुनियादी मकसद ये है अंग्रेज़ का कि हम आपको ज़िम्मेदाराना मुकामी लोगों की हुकूमत दें और डोमिनियन स्टेटस दें। ये एक अंग्रेज़ की स्कीम थी, जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल करने की, बतदरीज, इकट्ठा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार मुंतकिल करने की। पहले उन्होंने 1909 में जमहूरियत को मुतारिफ कराया और असेंबलियों के दरवाजे खोले बड़े सगीर के रहने वालों के लिए। 1917 के बाद उन्होंने सूबाई असेंबलियों में महदूद इख्तियारात के साथ बड़े सगीर के रिहायशियों को मेंबर बनने की इजाज़त दे दी। पहले जो 1909 के रिफॉर्म्स थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, उनके तहत जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इलेक्शन लड़ा और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। 1917 के बाद जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए उनको मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता था। उनका जिक्र खुतबा इलाहाबाद में भी है। उस मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत जो असेंबलियाँ बनी उनके महदूद इख्तियारात थे और मुकम्मल हुकूमत सूबाई तौर पे बड़े सगीर के रिहायशियों को नहीं दी गई थी, सिर्फ उनको चंद वजारतें दी गई थी। उस जो निज़ाम था उसको डायआर्की कहा जाता था कि महदूद हद तक इख्तियारात सूबाई असेंबलियों को दे दिए गए थे, पर असल जो ताकत थी या असल जो कानून साजी थी वो अंग्रेज़ खुद करता था। उसके बाद 1930 में अंग्रेज़ ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद जो था वो ये था कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, ताकि आप ज़िम्मेदाराना तौर पे मुकामी लोग हुकूमत कायम कर लें। और अल्टीमेट उसका गोल जो था, ये 1917 में भी उन्होंने यही ऐलान किया था कि हमारा अल्टीमेट गोल या आखिरी मकसद जो है वो ये है कि हम आपको ज़िम्मेदाराना तौर पे हुकूमत आप बनाएं और उसको चलाएं। रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट हम आपको देना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट मकसद यही है। और डोमिनियन स्टेटस, जिस तरह कनाडा को उस दौर में, कनाडा को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक को सल्तनत बरतानिया पहले ही डोमिनियन स्टेटस दे चुकी थी। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही ये होता है मुकम्मल हक़ खुद इरादियत। तो
अंग्रेज़ ने यह ऐलान कर दिया कि जी हम आपको मुकम्मल हक़ खुद इरादियत दे देंगे। ये 1917 से ही उन्होंने किया हुआ था। 1930 में जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई तो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था कि वो देखें कि जो ये जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए इक़्तिदार मुंतकिल करने की स्कीम है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और आइंदा क्या लाया अमल हमें तय करना चाहिए। अब ये जिस वक्त उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कॉल की, उन्होंने पहले से ही जो ऐलान जारी किया कि हम ये करना चाहते हैं, आप वो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की सारी कार्रवाई पढ़ लें। उसमें इब्तिदा में ही बरतानवी वज़ीर आज़म उस वक्त जो थे उनकी तकरीर है वो पढ़ लें, सारी कार्रवाई पढ़ लें पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारा मंसूबा ये है कि हम सूबाई सतह पे तमाम इख्तियारात जो हैं वो मुकामी लोगों को, यहाँ पे इलेक्शन या जमहूरी अमल के ज़रिए हम मुकामी लोगों को मुंतखब करेंगे और सूबाई हुकूमतें हम उनके हवाले कर देंगे ताकि हम देखें कि ये सही तरह से कारकर्दगी करते हैं या नहीं। ऊपर ऑफ कोर्स अंग्रेज़ का वो वीटो पावर या जो है वो कंट्रोल रहेगा, पर बुनियादी तौर पे जो है वो जो मुंतखब होंगे उनको तकरीबन मुकम्मल इख्तियारात सूबाई हुकूमत के दे दिए जाएंगे और सूबाई हुकूमत की एक ऊपर फेडरेशन बना दी जाएगी। ये 1930 की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से पहले अंग्रेज़ का एलानिया था कि ये उनका इरादा है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसी पे मुशावरत मांगी थी बरे सगीर के बासियों से। मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। अलामा साहब को नहीं बुलाया गया या वो नहीं शरीक हुए, पर अलामा साहब को 1930 की आखिर में जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो मजलिस आमला थी या जो उनकी एनुअल कन्वेंशन होती थी उसकी सदारत करके सदारती खुतबा देने के लिए मदऊ किया गया। तो अंग्रेज़ ने जब ये ऐलान किया कि जी हम सूबाई सतह पर जो हुकूमतें हैं वो इलेक्शनों के ज़रिए जो भी मुंतखब होगा हम वो हुकूमत उसके सपुर्द कर देंगे, ऊपर से खुद निगरानी करेंगे और देखेंगे अगर ये सही चलती है तो इब्तदाई तौर पे अंग्रेज़ का यही इरादा था कि उसी मुंतखब असम्बलियों को या उस वक्त काउंसिल कहते थे उसी को वो इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। सूबाई सतह के ऊपर जो फेडरेशन बनाएंगे उनका इरादा यही था कि एक आइन साज असम्बली सूबों से मुंतखब करेंगे और उस आइन साज असम्बली के ज़रिए बरे सगीर को इख्तियार दे देंगे, हक़ खुद इरादियत दे देंगे कि आप अपना आइन बना लें। जब अपना आइन बना लें उसका मतलब ये है कि आप चाहे अंग्रेज़ से अलहदा हो जाएं, चाहे आप किसी और मुल्क के साथ मिल जाएं, चाहे आप जो मर्ज़ी करें, वो हक़ खुद इरादियत का मतलब ये होता है। तो अंग्रेज़ की ये स्कीम थी और 1930 में उन्होंने इसका हतमी तौर पर एक तरह से ऐलान कर दिया था और इस पर मुशावरत बुलाई थी कि आप हमें बताएँ कि इसमें और क्या तब्दीली लाई जा सकती है या क्या किया जा सकता है। उस वक्त पे हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद, ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ मुस्लिम लीग की जो सालाना कन्वेंशन थी उसमें सदारती खुतबा दिया जिसको खुतबा अलाहाबाद कहा जाता है। और खुतबा अलाहाबाद की बुनियाद भी यही दो चीज़ें हैं, मुस्लिम कौमियत कि हम एक अलग और मुनफरिद कौम है, इस्लाम एक दीन इस्लाम ना ही सिर्फ एक दीन मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए हम एक अलग कौम है उसकी बुनियाद के ऊपर। और अगर हमें जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार दिया गया मुकम्मल बरे सगीर में तो हम तो हमेशा अक़लियत रहेंगे, हम कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, ना ही हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा, ना ही हम अपनी मर्ज़ी और मज़हब के मुताबिक कानून साजी कर सकेंगे और ना ही हम अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकेंगे। तो खुतबा अलाहाबाद का लुबे लुबाब अगर एक जुमले में पूछा जाए तो वो खुतबा अलाहाबाद का ही एक जुमला है कि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमें तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक आप बरे सगीर की कौमियतों का फ़ैसला नहीं करते। यही मुतालबा मुसलमानों ने हज़रत अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ से पहले भी किया हुआ था। नेहरू रिपोर्ट, अंग्रेज़ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप नेहरू रिपोर्ट लिखें जिसमें मुख्तलिफ बरे सगीर की कौमियतों का आप हमें बताएं, तो उसमें अल्लामा साहब ने ये मुतालबा वहाँ पे भी किया था, उससे पहले भी ये मुतालबा अल्लामा साहब और उनके साथी कर चुके थे। तो खुतबा अलाहाबाद में जो बुनियाद है वो है ही ये कि आप हमें जो ये जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आज़ादी देना चाहते हैं
ये हमें काबिल कबूल नहीं है जब तक आप कौमियतों का फैसला नहीं करते और मुसलमानों को अलहदा नहीं करते। उन्होंने यही खुतबा अलाहाबाद का लुबे लुबाब ये है कि आप अभी से, जब आप सूबों को मुकामी लोगों की हुकूमत दे रहे हैं, तब उसी वक्त से आप हमारे मुस्लिम सूबे जो हैं, 4 मुस्लिम सूबे बनते थे, ये वेस्ट पाकिस्तान, और 1 मुस्लिम सूबा बनता था ईस्ट पाकिस्तान, 5 मुस्लिम सूबे बनते थे। अगरचे उस वक्त सिंध एक अलहदा सूबा नहीं था, सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। सूबा बॉम्बे सूबे की एक कह लें तहसील या डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट होता था सिंध। तो अल्लामा साहब ने कहा कि ये जो मुस्लिम इलाके हैं इनको इकट्ठा करके एक सूबा बना दो, जो बंगाल है उसको एक अलहदा मुस्लिम इलाका बना के बड़े सगीर को 3 हिस्सों में बांट दो, और हर हिस्से को मुस्लिम इलाके जो दोनों हैं उनको अलहदा हक खुद इरादियत दो, और बाकी बड़े सगीर गैर मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम इलाकों को अलहदा हक खुद इरादियत दो। वो जो एक हिस्सा बंगाल जो था, जो ईस्ट पाकिस्तान बना, वो जहाँ जो मर्जी अपनी करना चाहे वो करे, जो बाद में वेस्ट पाकिस्तान बना वो जो मर्जी अपनी करना चाहे वो करे। ये अल्लामा साहब का बुनियादी तौर पे खुतबा अलाहाबाद में मौक़िफ़ था। खुतबा अलाहाबाद में अल्लामा साहब ने 2-3 और मुतालबे भी किए थे। पहला मुतालबा तो यही था कि मुसलमान इलाकों को आप अभी से अलहदा कर दें, हमारे जो 4 सूबे हैं उनको एक सूबा बना दें, ये जो वेस्ट पाकिस्तान बना, और जो ईस्ट पाकिस्तान बना बंगाल उसको एक अलहदा सूबा बना दें, अभी से ही सूबे बना दें, ताकि जब आप डोमिनियन स्टेटस दें तो तब हम पहले से ही अलहदा हो गए। तो ये अलहदा रियासत का ही मुतालबा था, इसमें कोई मेरे नज़दीक तो कोई कन्फ्यूजन या इबहाम नहीं है, आप पढ़ लें। और यही जो 2 चीज़ें मैंने उसकी बुनियाद बताई हैं आपको, वो भी पढ़ लें। अभी गूगल में निकाल के ये 1917 की जो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं उनका इतलाक 1919 में किया गया, वो पढ़ लें आप, अभी पढ़ लें वो इलानिया क्या था, आपको सारी चीज़ वाज़े तौर पे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब अल्लामा साहब ने ये मुतालबा किया तो अंग्रेज़ ने, खैर वो पहले मैं आपको बता दूं कि खुतबा अलाहाबाद में अल्लामा साहब ने 3 और मुतालबे किए थे। अलहदा रियासत, ये मुसलमान इलाकों को अलहदा करने के अलावा जो 3 मुतालबे थे उनमें से एक ये था कि सिंध को अलहदा कर दिया जाए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से और अलहदा सूबा बना दिया जाए, क्योंकि वो मुस्लिम अक्सरियती सूबा बनता था। अंग्रेज़ वो मान गया, अंग्रेज़ ने कर दिया। दूसरी अल्लामा साहब की जो मुतालबा है खुतबा अलाहाबाद में वो ये था कि जो सूबा सरहद या KPK है, इसमें आपने अभी तक मुकम्मल जो जमहूरी इस्लाहात या ये दूसरी चीज़ें हैं वो नाफिज नहीं की। सूबा सरहद में वो तब उनका कोई और तरह का निज़ाम था, वो एक ट्राइबल एरिया के तौर पे पूरे सूबे को समझते, तो उसको भी जो सूबा सरहद या KPK है उसको भी वही हकूक दिए जाएं जो बाकी सूबों के पास हैं। ये भी अंग्रेज़ ने अल्लामा साहब का मुतालबा मान लिया। और चौथा मुतालबा अल्लामा साहब का ये था कि मुसल्लह अफवाज में मेरा ख्याल है कैप्टन के रैंक से ऊपर उस वक्त कोई बरे सगीर का जो रिहायशी था वो नहीं पहुंच सका फ़ौज की जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं उसके ज़रिए। ऑफ कोर्स वो कई जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी इनके जो हुक्मरान या फरमा रवा थे उनको उन्होंने रैंक दिए हुए थे, एजाज़ी जनरल का रैंक भी, शायद किसी को मेजर जनरल का रैंक भी दिया हुआ था किसी रियासत के फरमा रवा को। पर जो असल फ़ौजी थे बरे सगीर के लोग जो कि फ़ौज में भर्ती हुए थे वो कभी कैप्टन के रैंक से ऊपर नहीं जाते थे। तो अल्लामा साहब ने कहा कि इस फ़ौज को इस तरह मुनज़्ज़म करो कि जो बरे सगीर के रिहायशी हैं वो ऊंचे रैंक्स तक पहुंच सकें। उस वक्त जो कैप्टन के रैंक पे लोग थे वो भी उम्र के लिहाज से बूढ़े हो चुके थे, अगर वो प्रमोट होते भी तो वो 1 या 2 सालों के बाद रिटायर हो जाते। तो अल्लामा साहब का मुतालबा था कि जो मुसल्लह अफवाज हैं उसमें भी ऑफिसर्स केडर में बरे सगीर के रहने वालों को शामिल किया जाए। वो भी अंग्रेज़ मान गया, वो दूसरी जंग अज़ीम आ गई, उसमें उनको ज़रूरत भी थी। ये 3 मुतालबे हज़रत अल्लामा के अंग्रेज़ ने मान लिए। सिर्फ वो मुतालबा कि हमारे सूबों को अलहदा करके एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो, वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो, हमारी असम्बलीज़ को मुकम्मल इख्तियारात दो, जो आप वफाक बनाना चाहते हो उसमें हम वही इख्तियारात उनको दें जो हम खुद देना चाहते हैं, जो हम खुद तफवीज़ करना चाहते हैं, वही इख्तियारात हम दें फेडरेशन को,
बाकी इख्तियारात हम अपने पास रखें। और उसका बुनियादी जो अल्लामा साहब का मंतक या लॉजिक थी वो यही थी कि और अगर वो अंग्रेज़ मान जाता तो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में इंडिया डिवाइड हो जाता। उसी वक्त पाकिस्तान एक तरह से अंग्रेज़ की निगरानी में मारज़ वजूद में आ जाता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर तब से ही मुसलमान इलाके अलहदा हो जाते और गैर मुस्लिम इलाके अलहदा हो जाते और अंग्रेज़ की निगरानी में होते तो जो कुछ कत्लो गारत और खून खराबा 1947 में हुआ था वो कभी भी ना होता। मान लें, मेरी बात नहीं मानते, आप तारीख खुद पढ़ लें। अगर आप ये जमहूरियत के जरिए आज़ादी वाली चीज़ को नहीं मानते वो भी पढ़ लें। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की जो तबसरा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का वो पढ़ लें, अंग्रेज़ की तारीख पढ़ लें। बारकैफ खुतबा इलाहाबाद की ये 4 मुतालबे मैंने आपको बता दिए, इसमें से 3 अंग्रेज़ ने मान लिए। चौथा मुतालबा जो अल्लामा साहब का था कि हमारे इलाके अलहदा कर दो और अभी से ही हमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो दे दो, वो नहीं माने। उन्होंने मानने के बजाय अल्लामा साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे अल्लामा साहब को उन्होंने मदऊ कर लिया। अल्लामा साहब जब इंग्लिस्तान गए तो अंग्रेज़ ने पूरी अपनी कोशिश की कि वो अल्लामा साहब को किसी तरह कायल करें कि वो अपने इस मुतालबे से अलहदा होने के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए। तो अल्लामा साहब ने बजाय दस्तबरदार होने के, वो लंदन में तब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। वो बाकी सियासी मुहर्रिकात की तरफ मैं बाद में आऊँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायल किया, मिले और कायल किया कि जी ये जो मैंने मंसूबा दिया है कि बरे सगीर में मुसलमान इलाके अलहदा करके एक अलहदा रियासत की सूरत में मारज़ वजूद में आए, आप उस तहरीक की क़यादत करें। कायद आज़म इब्तदाई तौर पर रिलक्टेंट थे शायद, पर वो मुसलमानों की, बरे सगीर के मुसलमानों की इंतहाई खुशकिस्मती है कि वो मान गए बिलाखिर। और 1934 या 35 में गालिबन वो बरे सगीर आ गए और उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल ली। अब और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान चली। 1937 में जो अंग्रेज़ ने ऐलान किया था कि हम सूबों को मकामी हुकूमत दे देंगे, वो उन्होंने 1937 में इलेक्शन करवा दी। तो अल्लामा साहब का जो मौक़िफ़ था खुतबा इलाहाबाद में कि अगर हमें अलहदा नहीं किया जाता और हमें अलहदा के खुद इरादियत नहीं दिया जाता तो हम तो हमेशा अक़लियत रहेंगे, वो सारों को वाज़े हो गया 1937 के रिज़ल्ट्स के साथ, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के साथ। पूरे बरे सगीर पे कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और उसके जो सियासी हलीफ थे वो कामयाब हो गए। उन्होंने तकरीबन सारे सूबों में हुकूमतें कायम कर लीं। मुस्लिम लीग सिर्फ मेरा ख्याल है बंगाल में शायद मखलूत हुकूमत कायम कर सकी, या सिंध में भी शायद मखलूत हुकूमत कायम कर सकी, वरना सारा हिंदुस्तान जो था वो कांग्रेस पार्टी और उसके हलीफों ने वहाँ पे हुकूमत बना ली, अपनी इक़्तिदार में आ गए। तो मुसलमानों ने ये देखा, उनको समझ आई कि ये जो भी अल्लामा साहब बातें कर रहे थे अपने कलाम में और खुतबा इलाहाबाद में वो दुरुस्त है कि अगर ये जमहूरी निज़ाम के ज़रिए इस तरह आज़ादी दी गई तो हम तो हमेशा अक़लियत रहेंगे, हम तो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेंगे, हम तो हमारी ग़ुलामी पुख्ता तार हो जाएगी। तो इस नज़रिए के तहत कायद आज़म ने वो तहरीक आगे चलानी शुरू की। 1940 में मैंने आपको बताया था कि 1930 में जब हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में यही मुतालबे किए थे तो मुस्लिम लीग ने तब उस करारदाद को पास ही नहीं किया था, मंजूर ही नहीं किया था, बल्कि वो करारदाद ही नहीं पेश हुई थी, वो सिर्फ तकरीर गुफ्तगू की थी, अल्लामा साहब अपनी व्यूज़ दी थी, पर उसको अमली जामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही आकर पहनाया। और 1940 में करारदाद लाहौर के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पे जो मुतालबा हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में किया था, इन्हीं 2 नुक्तों की बुनियाद पे, मुस्लिम कौमियत और अंग्रेज़ का जमहूरी निज़ाम के तहत हमारा हमेशा अक़लियत ही रहना, इन दोनों मुतालबात की बुनियाद पे करारदाद लाहौर में अलहदा मुस्लिम रियासत का मुतालबा कर दिया। और उसमें फ़र्क सिर्फ खुतबा इलाहाबाद में और करारदाद लाहौर में ये है कि खुतबा इलाहाबाद के वक्त अंग्रेज़ का ऐलान था कि जी हम आपको सूबाई सतह पे मुकम्मल मुकामी लोगों को हुकूमत दे देंगे और आगे बढ़कर हक़ खुद इरादियत दे देंगे। जब 1940 आया, ये करारदाद लाहौर का वक्त आया, तब तक
अंग्रेज़ का जो दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी, अंग्रेज़ का जो ऐलान था वो ये था कि जी आप ये जंग में हमारा साथ दे दो, जंग यूं ही ख़त्म होगी, हम आपको इसी जमहूरी निज़ाम और जमहूरी इदारों के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे या इक़्तिदार मुकम्मल तौर पे मुंतकिल कर देंगे, आपको आइन साजी का जो इख्तियार है वो दे देंगे। तो उस वक्त जब अल्लामा साहब ने बात की थी खुतबा इलाहाबाद में, तब सूबों की बात थी और सूबों को मुकामी लोगों की हुकूमत देने की बात थी। और अल्लामा साहब को तो मनसूबा यही था कि तब से ही हमें अलहदा कर दिया जाए, हमारे सूबे अलहदा कर दिए जाए। तो जब 1940 की बात आई तो तब अगला स्टेप जो था उसका, चौथा स्टेप डोमिनियन स्टेटस, उसका वक्त आ चुका था। तो उस वजह से खुतबा ये करारदाद लाहौर में बजाय सूबा लिखने के उन्होंने सेपरेट स्टेट डोमिनियन विद सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, जो कि अल्लामा साहब का ही बुनियादी मुतालबा था, वो उन्होंने डिमांड किया। 1940 की जो करारदाद है वो है ही ये कि हमें अलहदा, हमारी असेंबलियों को अलहदा करके हमें अलहदा हक आइन साजी दिया जाए। आप गौर पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग राइट्स जो हैं वो हमें मुकम्मल तौर पे अलहदा दिए जाए बाकी बरे सगीर से। तो ये अल्लामा साहब के ही खुतबा इलाहाबाद की एक जो वक्त के गुजरने के साथ उसमें तब्दीली आनी थी, उस तब्दीली के साथ ही उसी की वर्जन थी। और जब ये करारदाद मंजूर हुई 23 और 24 मार्च को, 23 मार्च को एक करारदाद पेश की गई, 24 मार्च को गालिबन मंजूर हुई, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त जब ये करारदाद मंजूर हो गई तो उस वक्त हजरत अल्लामा का भी मज़ार तामीर नहीं हुआ था। मंटो पार्क, ये जो अब इकबाल पार्क कहलाता है, उसी पार्क में ये 1940 की करारदाद लाहौर की कन्वेंशन हुई थी जहाँ पर वो करारदाद मंजूर की गई थी। तो अल्लामा साहब का मज़ार कब्र, जैसा कि तब कब्र थी, आपको मालूम है उसके करीब ही है बादशाही मस्जिद के साथ। तो हज़रत कायद-ए-आज़म ने हज़रत अल्लामा इकबाल की कब्र की तरफ चेहरा करके कहा कि आई विश द ग्रेट अल्लामा हैड बीन अलाइव टुडे, he would have been very happy to see that we have done everything exactly as he wanted us to do। कि काश आज हज़रत अल्लामा इकबाल जिंदा होते, वो ये देखकर बहुत खुश होते कि हमने हर चीज़ उसी तरह की है जिस तरह वो चाहते थे। तो ये अल्लामा साहब का मंसूबा था जिसको कायद-ए-आज़म ने 1940 में इस करारदाद के ज़रिए अमली जामा पहनाया, या एक मंजिल और हम अमली जामा पहनाने के करीब आ गए। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो 1945 और 44 में बरे सगीर में अंग्रेज़ ने दोबारा सूबाई सतह पे इलेक्शन करवाए और उनका यही इरादा, जिस तरह पहले उन्होंने ऐलान किया था, वो यही था कि जी इन असेंबलियों को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सूबाई सतह पे इंतखाबात का ज़्यादा वो ज़ोर था, वफाकी सतह पे भी इंतखाबात हुए, पर अंग्रेज़ ने अल्टीमेटली सूबाई सतह पर मुंतखब नुमाइंदों को आइन साज असम्बली का रुकन बनाया। मतलब है जिस तरह सेनेट हमारी मुंतखब होती है आजकल कि सूबाई असम्बली के मेंबरान वोट डालते हैं और अपने में से कुछ लोग मुंतखब करते हैं, इसी तरह इस निज़ाम के तहत पर आबादी के तनासुब से हर सूबे की असम्बली ने अपने आइन साज असम्बली के लिए रुकन मुंतखब किए। जब वो रुकन मुंतखब हो गए तो अंग्रेज़ ने जब 1944 में, गालिबन नवंबर 1944 की बात है, वो उन्होंने असम्बली की मीटिंग कॉल की। तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की सरबराही में, एक तो मुस्लिम लीग ने 86% मुस्लिम वोटों को हासिल किया और 86% सीटें मुसलमानों की जो थी वो जीती। वो सेपरेट इलेक्टरेट्स का दौर था, मुसलमानों की सीटें अलहदा थीं जिनके लिए सिर्फ मुसलमान वोट डालते थे, गैर मुस्लिमों की सीटें अलहदा थीं जिनके लिए सिर्फ गैर मुस्लिम वोट डालते थे। मुसलमानों के अलावा सिखों को भी ये हक दिया गया था अंग्रेज़ की तरफ से कि वो भी सेपरेट इलेक्टरेट के तहत अपने मज़हब के कैंडिडेट्स को वोट डालें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर सिख बरादरी या सिख मज़हब के लोग उस वक्त अल्लामा साहब के उसी नुक्ते को, इन दोनों नुक्तों को अपना लेते तो वो भी उस वक्त अलहदा मुमलिकत अपने लिए रियासत हासिल कर लेते। पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, खून खराबा हुआ, सब कुछ हुआ। पर अगर वो इन दोनों नुक्तों की बुनियाद पर अलहदा रियासत का मुतालबा करते तो वो भी हासिल कर लेते, पर उसका नुकसान पाकिस्तान को होता, क्योंकि यहाँ पे वो गालिबन एक खंजर की तरह
कुछ इलाके यहाँ के भी उनके पास चले जाते, कुछ इलाके वो इंडिया के ले लेते, तो नुकसान हमें ही होता। तो बहरकैफ जब कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग को उस असेंबली में बुलाया गया तो उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा मुतालबा तो ये है कि हमें अलहदा करो, हमारी असेंबलियों को अलहदा करो, हमारे इलाकों को अलहदा करो, जो कि एग्जैक्टली वही मुतालबा था जो अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में किया था। तो आखिर काफ़ी तगो-दो और बहस के बाद अंग्रेज़ और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप दोबारा उसी चीज़ को समझ लें कि बड़े सगीर के जितने भी सूबे थे उनमें से ज़्यादातर सूबों में फिर भी कांग्रेस पार्टी ही कामयाब हुई। जो इलाके बाद में पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इनमें भी मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकी। बंगाल में मुकम्मल तमाम मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग जीत गई, पर पंजाब में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकी क्योंकि पंजाब में सिर्फ 50% से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी थी मुसलमानों की। यहाँ पर सिख भी बसते थे और भी गैर मुस्लिम बसते थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर मुकम्मल कामयाबी मुस्लिम लीग को नहीं हो सकी। सिंध में मुस्लिम लीग ने हुकूमत कायम की। KPK में जो सब सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ पर एक और जमात खुदाई खिदमतगार जो कि कांग्रेस की हलीफ जमात थी, ये बादशाह खान की जमात थी, वो कामयाब हो गई। तो वहाँ पर फिर कायद-ए-आज़म के कहने पर अंग्रेज़ ने रेफरेंडम करवाया। उन्होंने कहा जी हमें अलहदा करो, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम पुख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। ये बादशाह खान का बयान है, वो आप तारीख में पढ़ सकते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ को कहा कि जी ये मुस्लिम इलाका है, इधर रेफरेंडम करा लें। उन्होंने रेफरेंडम करवाया, वहाँ पे 95% या 96% लोगों ने वोट दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो KPK भी पाकिस्तान में अलहदा मतलब है शामिल हो गया, बाकी बड़े सगीर से अलहदा कर दिया गया अंग्रेज़ ने। तो इन 4 सूबों की और उस 5वें सूबे की असेंबलियाँ ही अंग्रेज़ ने अलहदा कर दी और उन असेंबलियों ने ये करारदादें पास की, मंजूर की कि हम पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली ने भी करारदाद मंजूर की, अगर वो चाहते तो वो अलहदा हो सकते थे, हमसे भी अलहदा हो सकते थे, पर उसी मुस्लिम कौमियत के जज्बे की बुनियाद पर वो हमारे साथ शामिल हुए। जमहूरी अमल के तहत ये सब कुछ हुआ। तो 3 जून को काफ़ी तगो-दौ के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन और कांग्रेस पार्टी हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अल्लामा इकबाल के जो बुनियादी मुतालबे थे कि हमें अलहदा किया जाए, उन पे राज़ी हो गई। पर मेरे नज़दीक उनकी कोशिश यही थी कि ऐसी रियासत बनाई जाए जो कि ज़्यादा देर चल ना सके। तो खैर पंजाब की पार्टीशन कर दी गई, बंगाल के भी कुछ हिस्से इसी तरह अलहदा कर दिए गए, कुछ हिस्से शामिल कर दिए गए, गालिबन सिलेट या कुछ और हिस्सा था वो शामिल कर दिया गया। वो 2 इलाके अलहदा असेंबलियाँ उनकी अलहदा कर दी गई, वो अलहदा हो गए, पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो बात करना चाहता हूँ वो हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम की और उसका जो असर था इस सारी चीज़ के ऊपर, मैं उसके हवाले से भी 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब 1909 में हज़रत अल्लामा इकबाल जब अंग्रेज़ ने ये ऐलान किया कि हम जमहूरियत आपके लिए मुतारिफ़ करा रहे हैं, और 1917 में जब अंग्रेज़ ने ये ऐलान किया कि अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हक़ खुद इरादियत दे देंगे, आप आज़ाद होना चाहें आज़ाद हो जाएं, जो मर्ज़ी करना चाहे करें। ये जब दोनों ऐलानात किए गए तो बड़े सगीर के जो 90-95% मुसलमान थे, या चलें 80% 90% कह लें, वो इस चीज़ के हक में थे कि जी हम और गैर मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं, हम हमेशा इकट्ठे रहे हैं, 1000 साल से इकट्ठे रहे हैं। कायद-ए-आज़म उस दौर में उस जो ग्रोह था जो कि समझता था कि हम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, कायद-ए-आज़म उस ग्रुप के सरबराह थे। मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम हो गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। तो अल्लामा साहब और अल्लामा साहब के जो साथी थे सर शफ़ी, यहाँ पर पंजाब में तहरीक पाकिस्तान की मशहूर खातून जो कारकुन थी बेगम शाह नवाज़, उनके वालिद सर शफ़ी अल्लामा साहब के करीबी दोस्त थे। सर शफ़ी और अल्लामा साहब ने पंजाब में मुस्लिम लीग का एक अलग धड़ा कायम कर लिया जिसका नाम पंजाब मुस्लिम लीग था, और या वो शफ़ी लीग कहलाती थी। और जो कायद-ए-आज़म जिस मुस्लिम लीग के ग्रोह के उस वक्त सरबराह थे वो जिन्ना लीग कहलाती थी। तो ये मुस्लिम लीग भी 2 धड़ों में अलहदा हो गई। अब यहाँ पर जो आप अल्लामा साहब का कलाम पढ़ें तो
ये मैं आपको बताया है कि 90% या 80% जो मुसलमान थे वो समझते थे कि हम और गैर मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं। ये सिर्फ पंजाब वाले मुसलमान जो थे उस वक्त, उन्होंने ये तहरीक शुरू की कि नहीं जी, हमारे हकूक़ का इससे बेहतर तरीक़ों से भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, इब्तदाई तौर पे जो थी। तो अल्लामा साहब का जो वो सारा कलाम है, ना ही सिर्फ उस दौर का बल्कि उसके बाद के दौर का भी, उसमें यही दो पैगामात वाज़े हैं जिनका डायरेक्टली इस सारे सिलसिले से ताल्लुक़ है। पहला तो यही कि मुस्लिम कौमियत के जज्बे को हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए उजागर किया कि तुम एक अलहदा मुनफरिद कौम हो, तुम्हारे हीरोज़ भी अलहदा हैं, तुम्हारे त्यौहार भी अलहदा हैं, तुम्हारा रहन सहन भी अलहदा है, तुम्हारा ज़ाब्ता हयात भी अलहदा है, तुम अपनी कौम को, अपने तशख़्ख़ुस को पहचानो, मुत्तहद हो। और उसकी एक और ज़ैली जो बहस थी कि कौमें वतन से बनती हैं या मज़हब से बनती हैं। अल्लामा साहब का मौक़िफ़ यही था कि कौमें मज़हब से बनती हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है और हम एक अलहदा कौम है। ये अल्लामा साहब के कलाम ने लोगों के दिलों में, बड़े सगीर के मुसलमानों में ये चीज़ वाज़े की। आप आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लामा साहब की किताबों की मकबूलियत कितनी थी। मैं तो देखता हूँ ना, मेरे पास वो पब्लिकेशंस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अल्लामा साहब की एक किताब की एडिशन बांगे दरा की और बाले जिब्रील की, अल्लामा साहब की ज़िंदगी में 5-5 हज़ार कॉपीज़ की एक एडिशन छपती थी, शाया होती थी। आजकल जो किताबें शाया होती हैं वो हज़ार की एडिशन शाया होती है और कई साल चलती है। अल्लामा साहब की एक साल में 4-4, 5-5 दफ़ा बाले जिब्रील और बांगे दरा की एडिशन शाया हुई। तो खैर, अल्लामा साहब ने अपने कलाम के ज़रिए एक तो ये मुस्लिम तशख़्ख़ुस, मुस्लिम कौमियत का जो तशख़्ख़ुस और शनाख्त थी उसको आपके दिलों में बेदार किया। उसके साथ और ये भी पैगाम आपके दिलों में पहुंचाया कि मुसलमान मज़हब की बुनियाद पे एक अलहदा कौम है, इलाके की बुनियाद, हम इलाकों शलाकों की कैद में नहीं यकीन रखते। इस हवाले से हुसैन अहमद मदनी जो मकतबा देवबंद के उस वक़्त सरबराह थे या सदर नशीन थे, उनके साथ अल्लामा साहब की बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। वो कहते थे कि नहीं जी, कौमें वतन से बनती हैं। हुसैन अहमद मदनी कहते थे, अल्लामा साहब कहते थे नहीं, कौमें मज़हब से बनती हैं, मुसलमान हमारा एक मज़हब अलहदा है, हमारी ज़ाब्ता हयात है हमारा मज़हब, हम एक अलहदा कौम उस बुनियाद के ऊपर है, हमें अलहदा हकूक़, हमारे हकूक़ का अलहदा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए बाकी गैर मुस्लिमों के हकूक़ से, और हमें एक अलहदा कौम है, हमें अपनी हुक्मरानी खुद करनी चाहिए, कभी किसी और के ज़ेर तसल्लुत नहीं आना चाहिए, हम अपने इलाकों में मुकम्मल अक्सरियत या वाज़ेह अक्सरियत रखते हैं। खैर, दूसरा जो पैगाम था वो यही था जो आपने पहले मुझे सवाल किया जी, अल्लामा साहब जमहूरियत के ख़िलाफ़ थे। अल्लामा साहब ने जो जगह जगह अपने कलाम में जमहूरियत के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है, वो उधर उन्होंने जमहूरियत को आज़ादी या ग़ुलामी से मंसूब किया है। अल्लामा साहब ने यही लिखा है, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, अंग्रेज़ का जमहूरी निज़ाम। और वो क्या, एक और जगह जहाँ पे भी उन्होंने जमहूरियत की बात की है, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीख तक, उसका क्या मतलब होता है? चंगेज़िज्म को डेस्पोटिज्म या जबरी हुक्मरानी चंगेज़ के साथ मंसूब है, कत्ल गारत चंगेज़ के साथ मंसूब है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। खैर, ये तो अलग बात है। पर जहाँ पर भी अल्लामा साहब ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ लिखा है, उन्होंने यही लिखा है कि जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, तुम्हारी ग़ुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। वो जो एक ये लोग शेर लेके आते हैं कि जी वो 100 गधों का दिमाग जोड़ के भी एक इंसान का दिमाग नहीं बन सकता, उसका पहला मिसरा पढ़ लें कि तुम समझते हो तुम्हें जमहूरियत के जरिए आज़ादी मिल जाएगी, तो तुम्हारी गुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। पहले मिसरे का मतलब ही है कि एक कायद के पीछे लग जाओ, नहीं तो तुम्हारी गुलामी और पुख्ता तर हो जाएगी जमहूरियत के जरिए। वो बात ही सारी ये कर रहे हैं जो उन्होंने खुद पहला बाद में बात की है। ये फ़र्क नहीं है, किस तरह आप फ़र्क कह सकते हैं? ये पूछे ना, वो भी मुझे ताहिर मीर तनोली इधर नज़र आया था बैठा हुआ, ये आपकी जूम की स्क्रीन पर, आप मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसे पूछे कि ये फ़र्क, ये आप किस तरह ये कह सकते हो कि खुतबालाबाद में कोई और बात कर रहे हैं अल्लामा साहब कि हमें जमहूरियत के जरिए आज़ादी नहीं मिल सकती, और कलाम में कोई और बात कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन और इबहम आप लोगों ने फैलाया हुआ है, इकबाल शनासों ने फैलाया हुआ है। अल्लामा साहब की तो मैं तो उस पर वाज़ेह हूँ कि ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं दोनों जगहों पर। खुतबालाबाद में भी उन्होंने यही मुतालबा इसी बुनियाद पर किया कि हमें तो जमहूरियत के जरिए कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, हमारी तो गुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। यही बात वो कलाम में कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो है ये सारी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है। बताए ना यार किधर गया वो। एनीवे, तो ये अल्लामा साहब का पैगाम जो था, ये दो चीज़ें, मुस्लिम कौमियत के जज्बे को उजागर करना और ये जो अंग्रेज़ का जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आपको आज़ादी देने का ऐलान था, इसके ख़तरात से आपको आगाह करना। तो ये तीन चीज़ें मेरे नज़दीक, जो आपके तीन सवालात थे, मैंने जिस तरह भी टूटा पजा या आगे पीछे आपको जवाब दे दिया है। मैंने कोशिश की है कि मैं इस गुफ्तगू को मुख्तसर रखूं।
ज़्यादा लंबी ना करूं, ज़्यादा तवील ना करूं, पर मेरा ख्याल है फिर भी ये अब तो पता नहीं कितनी देर, काफ़ी तवील हो गई। तो मैं ममनून हूँ आप सारे लोगों का जो आपने मेरी ये बातें इतनी देर से सुनी, पर इन चीज़ों पे थोड़ा सा पढ़े और समझने की कोशिश करें। मैंने भी मुकम्मल तफसील, तो खैर वो बहुत लंबी हो जाती गुफ्तगू, मुकम्मल तौर पे तो मैंने नहीं इन बातों पे रोशनी डाली, पर अगर आप ये तहकीक कर लें, मॉन्टेग्यू मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स पढ़ लें, वो क्या है, वो कानून की सूरत में है, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, पर उस पर जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का तबसरा है वो पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। बरे सगीर और कांग्रेस पार्टी की जो तहरीक आज़ादी थी वो मेरे नज़दीक कोई तहरीक ही नहीं थी, वो एक सिलसिला था जिसकी इब्तदा अंग्रेज़ ने की थी कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। असल जो तहरीक थी वो हज़रत अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा साहब की जो मुतालबात थे उनको जो अमली जामा पहना के हमें पाकिस्तान हासिल करके दिया। असल तहरीक जो थी, तहरीक आज़ादी, वो थी, वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समुंदर से निकाला गोहर फरदा। ये एक अजीम कारनामा था जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम सब के लिए सर अंजाम दिया। तो ये भी मैं साथ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अंग्रेज़ ने अपने ऐलान करदा मंसूबे के तहत उसी तरह जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों को आज़ादी देनी ही देनी थी। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो तबसरा है ना अंग्रेज़ की बरे सगीर को आज़ादी देने पे, या कोई भी अंग्रेज़ की जो तारीख की कुतब है उनको कभी पढ़ लें, उसमें देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि नेहरू और गांधी ये जेल जाने के ड्रामे करते थे अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए। असल में तो हमने आज़ादी देनी थी। असल जो तहरीक थी वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, अल्लामा इकबाल की थी, जिन्होंने उस सारे जमहूरी जंगल में से सिर्फ इस नुक्ते की बुनियाद पे, दो नुक्तों की बुनियाद पे कि हम एक अलहदा कौम है, हमारे हकूक और हमारी ज़िंदगी और हमारा सब कुछ अलहदा है, इसलिए जमहूरी अमल में हमने तो अक़लियत ही रहना है, हमें अलहदा किया जाए, हमारे हकूक को अलहदा किया जाए, हमें हक़ खुद इरादियत अलहदा दिया जाए। जब अल्लामा साहब ने ये मुतालबा किया था तो जो उस वक्त के अंग्रेज़ थे वो कहते थे कि जी अल्लामा साहब जो है वो अलहदा सूबा करके ना अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे और बाकी इंडिया पे हमला कर देंगे। तो अल्लामा साहब को वो लेटर टू द एडिटर है, उसको कहते हैं जी अल्लामा साहब तो सूबा मांगते हैं। अल्लामा साहब ने उसमें कहा ये है कि हम तो आपके मनसूबे के तहत जो आज़ादी का है उसके अंदर के, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही काम कर रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम बाहर से किसी हमलावर को कहें कि वो हिंदुस्तान पे हमला करे, ना कोई बड़े सगीर में और रहने वाला ये सोच सकता है। हम तो वही चाहते हैं जो आपके निज़ाम के जरिए हमें आज़ादी मिलनी। तो अब इसको ज़रा दोबारा, मैं यही समझता हूँ कि सारी चीज़ को दोबारा समझने की ज़रूरत है। दोबारा इन चीज़ों को पढ़े, खुतबा इलाहाबाद को गौर से पढ़े कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ये बेचारे, मेरा ख्याल है जो ज़्यादातर आजकल के इकबाल शनास हैं उनकी अंग्रेज़ी पहले पैराग्राफ के बाद ख़त्म हो जाती है। मैं फिर वही, खैर छोड़े, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे लगता है भाग गया मेरी बातें आधी तकरीर सुन के। तो खैर, अगर हज़रत अल्लामा खुतबा इलाहाबाद में अलहदा रियासत का मुतालबा ना करते और कायद आज़म उसको अमली जामा ना पहनाते तो अंग्रेज़ ने 1937 वाली असम्बलियों को ही हक़ खुद इरादियत दे के बरे सगीर को आज़ाद कर देना था। और अगर ऐसा होता तो अलहदा मुस्लिम रियासत कभी भी मारज़ वजूद में ना आ सकती। हम हमेशा गुलामी के अंधेरों में भटकते रहते। और कलाम इकबाल के ज़रिए वो जो दो चीज़ें अल्लामा साहब ने आपके दिलों में उजागर की और आपको ज़हन नशीन की कि आप एक मुस्लिम कौम है, अपनी इनफरादियत और अपनी शनाख्त को और अपने तशख़्ख़ुस को पहचाने, और दूसरा कि तुम्हें कभी जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी नहीं मिल सकती, तुम्हारी ग़ुलामी पुख्ता तार हो जाएगी। मुझे अफसोस है कि इन दोनों चीज़ों को इकबाल शनासों ने बिल्कुल ही आजकल के लोगों की समझ और फहम से दूर कर दिया है। एक तरफ से वो जो मुस्लिम कौमियत और बड़े सगीर के मुसलमानों में इत्तेहाद का पैगाम था हज़रत अल्लामा इकबाल का, उसको वो किसी और तरफ ले जाते हैं, और जो हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम था कि जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, उसको इस खाते में डाल देते हैं कि जो अल्लामा साहब तो थे ही जमहूरियत के ख़िलाफ़। वो कहो ना यार, मेरी बातों का जवाब दो, ये बातें मुझे गलत साबित करो कि अंग्रेज़ ने कभी ये ऐलान नहीं किया था कि हम जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। अल्लामा साहब ने कभी खुतबा इलाहाबाद में ये नहीं लिखा
कि जी अगर हमें जमहूरी अमल के ज़रिए आज़ादी दी गई तो हम तो कभी भी आज़ाद नहीं होंगे, हम तो हमेशा गुलाम रहेंगे। ये बताओ मुझे, इन बातों का जवाब दो। किस खाते में आप ये बातें कर रहे हो? आप लोगों के दिलों में हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में कन्फ्यूजन और इबहम पैदा करते हो। ये सिंपल और सादी सी बातें हैं सारी, इनको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना मुश्किल हो। चले, मेरा ख्याल है इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं है। ये तो बैठे बैठे मैं आपसे जूम कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा हूँ। इस पर मैं कभी मुकम्मल तहकीकी मकाला या किताब लिख दूंगा। मेरे पास वो आधी पौनी, वैसे ही मैंने ये नोट्स जो बनाए हुए हैं उनमें लिखी हुई है। तो मुझे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बातों का जवाब दें। ये जो इतने बड़े नाम नहाद इकबाल शनास यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कितने सालों से अल्लामा साहब का नाम बेच बेच के खा रहे हैं, उनको कोई मेरी बातों का जवाब दें। मैंने तो आज तक अल्लामा साहब के नाम पे किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपने खर्च पे जाता हूँ, अपने खर्च पे वापस आता हूँ, अपने खर्च पे रहता हूँ। ना मैंने आज तक किसी से ज़ाद राह या टीए लिया, ना मैंने आज तक किसी से गुफ्तगू करने का एजाजिया लिया है, हालांकि मुझे बहुत लोग ये ऑफ़र करते हैं। तो एनीवे, ये जो सारी गुफ्तगू मैंने की है, इसके बाद मेरा ख्याल है किसी और जवाब की ज़रूरत नहीं है। आप तक मेरी सारी बातें पहुंच चुकी होंगी। ये मुकम्मल और मुफस्सल गुफ्तगू नहीं है, अभी भी बीच में कई चीज़ें रह गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो दोबारा आप तक पहुंचाऊंगा। चलें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।